बच्चों स्क्रीन आ गई? यस सर। हाँ, आज बच्चों जो है ये जो श्री ने पेपर भेजा था, जिसको बताया गया था कि ये 2020 का जो पेपर नहीं हुआ था, तो वो वाला पेपर स्कूल में दिया गया है CMS वगैरह में, तो वही वाला पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 2020 है तो नया ही पेपर ये, तो 2020 का अगर है तो इससे हम लोग काफी अलग गेस लगा लेंगे कि अब 2021 में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या आ सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन जावा बाइट कोड। बच्चों यहां पे बताया गया है, द जावा बाइट कोड इज मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर अ जावा प्रोसेसर चिप called JVM. The bytecode is independent of the computer system it has no run upon. Java programs are compiled and then bytecode are generated. ये तो डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है। अब इसके बारे में बता दे रहा हूं कि आप पहले अपना सोर्स प्रोग्राम बनाते हो, यानी कि ब्लूजे सॉफ्टवेयर है या कोई और सॉफ्टवेयर है जिसपे जावा का प्रोग्राम रन कराया जाता है, तो सोर्स प्रोग्राम पहले आप लोग रन कराते हो। तो सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा, तो जावा का जो कंपाइलर है, जावा सी नाम से होता है जावा का कंपाइलर, वो इस चीज को आपका जो आपका सोर्स कोड है उसको उठाकर आपका एक अलग से नया कोड जनरेट करता है, जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। तो ये जो नई फाइल जनरेट होती है, ये डॉट क्लास नाम से जनरेट हो जाती है। आप लोग जो फाइल बनाते हो सोर्स कोड वाली, वो डॉट जावा नाम से होती है, और ये जो नई फाइल जनरेट करता है जावा सी नाम का कंपाइलर, ये आपका जैसे राम नाम की फाइल बनाई थी तो राम डॉट क्लास नाम से फाइल बना देता है, उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते। सर IDE क्या होता है? ये वही ब्लूजे है, जैसे कि जावा किस किस सॉफ्टवेयर पे रन कराया जा सकता है, तो IDE का मतलब इंटीग्रेटेड IDE डेवलपमेंट टूल किट। तो इसमें आपका ब्लूजे है, इक्लिप्स है, जे क्रिएटर है, या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिसपे मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसपे जावा का प्रोग्राम रन कराया जाता है, वो IDE बोला जाता है। तो जावा बाइट कोड क्या है? ये आपका जो है सोर्स प्रोग्राम को जावा सी नाम का कंपाइलर एक नए कोड में जनरेट करता है, जिसको बाइट कोड कहते हैं। और ये बाइट कोड फिर जावा इंटरप्रेटर कौन सा है? JVM है। जावा इंटरप्रेटर के द्वारा ये फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये बाइट कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी मैंने इसका फुल डिस्क्रिप्शन जो है, जो जावा की थ्योरी वीडियो बनाई है, उसमें दे रखा है हमने, तो उससे आप डिटेल में पिक्चराइजेशन के साथ में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन मतलब बताना चाहेगा बच्चा? क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस कोई बताना चाहे बच्चा? इसमें ऐसे करना है कि आपको क्लास की डेफिनेशन पूरी बता देनी है और फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता देनी है। क्लास की डेफिनेशन क्या थी कि क्लास क्या होता है? ये ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है ना? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को that share some common characteristics and behavior. हाँ, और इसमें कई सारे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है क्लास को। ये सारी थ्योरी जो है हमने उस वीडियो में बताई है, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया गया। बाकी यहाँ पर आपको क्लास की डेफिनेशन दे देनी है जो आपने अभी भी बताई, और फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन तो सबसे इजी वाली कौन सी है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसके अलावा कोई डेफिनेशन किसी को आती है ऑब्जेक्ट की? Sir, it is an identifiable entity. हाँ, it is an identifiable entity With some characteristics and behavior. With some characteristics and behavior. हाँ, okay, with some characteristics and behavior। कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा गया है
कि जो भी चीजें हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और उनका कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टी हो। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का मतलब वो बाहरी रूप से जो मतलब उसका कोई शेप होगा, उसका कोई कलर होगा, वो एक्सटर्नल हो गया। और इंटरनल का मतलब वो बिहेवियर कैसा करता है। तो बिहेवियर का मतलब जैसे यहाँ पर आपका कार लिया गया, तो कार है, मोटरसाइकिल है, ये क्या करता है, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। तो जो वर्क है वो बिहेवियर है, और जो बाहरी चीजें हैं जो देखने से हमें पता चलती हैं वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हो गई हमारी। तो ये आप दोनों की डेफिनेशन दे दीजिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इसमें नेम द फॉलोइंग। तो यहां पे लिखा है द कीवर्ड विच कन्वर्ट्स वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बच्चों फिक्स वैल्यू से होता है। तो हमारे जावा में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, कितने लोगों को मालूम है? लिटरल। फाइनल कीवर्ड। हाँ सर फाइनल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लिटरल कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस हाँ लिटरल कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू तो चेंज हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए कैर CH लिख दिया और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल दिया आपने, ये A नाम से। अब यहाँ पर अगर आप CH प्लस प्लस करोगे या प्लस प्लस CH लिखोगे और फिर अगर हम इसको प्रिंट करा दें SOPLN CH, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कोई बच्चा बताए? B प्रिंट हो जाएगा। यहां पर B प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर भी प्लस प्लस हो सकता है। ऐसे नंबर को मान लीजिए इंटीजर वैल्यू ली होती, 5 ली होता तो प्लस प्लस कराते तो 6 हो जाता। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू तो बदल जा रही है ना। तो यहां पर ऐसा कौन सा कीवर्ड होता है जो इस कांस्टेंट वैल्यू को बदलने ना दे? तो उसमें आप लोगों ने बताया, कई बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया, फाइनल कीवर्ड होता है। अब मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे ये अगर प्रोग्राम आप रन कराएं तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम यहां पर फाइनल लगा दें, फाइनल कैर CH इज इक्वल टू A और फिर CH प्लस प्लस कराएं, तो यहीं पे आपकी एरर शो हो जाएगी। क्योंकि फाइनल से किसी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर किया गया है तो वो वेरिएबल की वैल्यू आप पूरे होल प्रोग्राम में किसी भी जगह पर किसी भी टाइम चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब इसी जगह पर एरर आ जाएगी और आपका ये प्रिंट होना तो दूर रहा। तो बच्चे समझ गए फाइनल कीवर्ड का क्या यूज है? यस सर। हाँ, चाहे और ये फाइनल कीवर्ड सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे इंटीजर वैल्यू हो, चाहे फ्लोट वैल्यू हो, चाहे डबल वैल्यू हो। वैल्यू स्टोर करते समय अगर फाइनल लिख दिया तो इसका मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे तो यहाँ B बना देंगे इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे एरर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द मेथड विच टर्मिनेट्स द इंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज। यानी कि प्रोग्राम कहीं पे भी रन हो रहा हो, लूप के अंदर हो, लूप से बाहर हो, कोई इफ कंडीशन के अंदर हो, और प्रोग्राम उसी समय तुरंत के तुरंत रुक जाए या वापस आ जाए, टर्मिनेट। तो इसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ये नई चीज फॉल थ्रू। नहीं, वो फॉल थ्रू जो कंडीशन कही जाती है वो सिर्फ उसमें आपका ब्रेक में यूज ब्रेक कीवर्ड से होती है, और वो आपका स्विच केस में होती है या लूप में होती है। System.exit। हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि इंटायर प्रोग्राम से बाहर आ जाएं, वो ये नहीं कह रहा है स्विच केस से बाहर आ जाएं। अगर कहा जा रहा होता स्विच केस से बाहर आ जाएं या लूप से बाहर आ जाएं तो आप ब्रेक लिखते, ब्रेक। और यहाँ पे इंटायर प्रोग्राम से बाहर आने के लिए यहाँ पे है system.exit 0। ये भी नया क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको भी याद रखिएगा। सिस्टम का अपर केस होगा और सिस्टम एक क्लास है और ये उसका फंक्शन है एग्जिट, जो पूरे प्रोग्राम को उसी जगह पर रोक कर और एकदम से आपका प्रोग्राम से बाहर कर देगा आपको। ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए पेपर कितना इजी होता है। बस आप पेपर ही कोर्स पूरा करने के बाद आप सारे पेपर ही ध्यान से ढंग से लगा डालिए। आप समझ लीजिए एग्जैक्ट चीजें तो आपने डायरेक्ट पढ़ी ली, अगर पेपर लगाया है और पेपर ही नहीं लगाया तो थ्योरी और ये प्रोग्रामिंग तो फिर
जितना पढ़ा है या जितना टीचर ने पढ़ा है उसके हिसाब से हो सकता है गेस ना लगा पाए आप, इसलिए पेपर जरूर देखना चाहिए। तो मैंने पूरी सुविधा दी है, मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर दिए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आए। विच ऑफ द, हाँ क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे डबल, स्ट्रिंग, कैर, इंटीजर ये लिखे, तो इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव कौन सा है, कोई बच्चा बताए यहाँ पहचाने? सर डबल, कैर, इंटीजर। डबल, कैर और नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग है। नहीं, डबल, कैर सर हाँ और बताइए। इंटीजर। इंटीजर, तो इसमें एक कमी है अभी, और कोई बताए? सर डबल एंड कैर। यस, बिल्कुल सही। मैं अब रीजन के साथ बता रहा हूं, कोई ना बोले बीच में। यहाँ पे ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप डबल है और प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका कैर है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जो है नॉन प्रिमिटिव में माना जाता है, नॉन प्रिमिटिव में। और ये जो इंटीजर लिखा है ये तो डेटा टाइप ही नहीं है, ये बच्चों क्या है? रैपर क्लास। रैपर क्लास है, रैपर क्लास। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि आप इसमें से ढूंढ ही लीजिए जबरदस्ती। तो ये इंटीजर जो है, आई देखो बड़ा है ना, अगर ये INT लिखा होता तब तो ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में माना जाता, लेकिन यहाँ तो इंटीजर लिखा है। तो किसी भी डेटा, जैसे यहाँ पे पूरा कैरेक्टर लिख दें और C बड़ा कर दें, है ना, जैसे ये स्ट्रिंग लिखा है S बड़ा है, तो ये क्या है? क्लास है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहे जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रिंग खाली नॉन प्रिमिटिव है, ये रैपर क्लास है, और बाकी कैर और डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद व्हाट इज एन ऑपरेटर, नेम एनी टू टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा। तो ऑपरेटर क्या है, तो इसमें बताया गया आपको ये क्या है, ये कुछ प्रीडिफाइंड सिंबल्स हैं, पहले से बने हुए प्रीडिफाइंड सिंबल्स हैं जिनकी मीनिंग पहले से ही डिसाइडेड होती है, और जावा का कंपाइलर अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर मीनिंग प्रोग्राम में वर्क परफॉर्म करवाता है। तो इट इज एन सिंबल which meaning has already defined and Java compiler work done according to their meaning। और इनमें दो ऑपरेटर, नेम एनी टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो कोई भी टू टाइप, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर दे सकते हैं, और इसमें सिंबल भी बना दीजिएगा कि प्लस, माइनस, इनटू, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। और ऐसे आप टर्नरी। यस बेटा, ऐसे ही आपने रिलेशनल बता दिया, रिलेशनल ऑपरेटर, तो इसमें भी एक दो एग्जांपल दे दिए, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऐसे नाम बता दिए, तो आप ऐसे दे सकते हैं इसको। समझ में ना आए कोई बात तुरंत बोल दीजिएगा प्लीज, आपका क्लास है, हमें अपने टाइम पूरा थोड़ी करना है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बाकी सबकी डेफिनेशन आपकी ये जो हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बार तो पढ़ना है ढंग से। ये वाली जो फाइल मैंने प्रोवाइड की है, इस वाली फाइल में हर चीज की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। आप एक बार ध्यान से ढूंढिए तो, देखिए तो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन ऑटो बॉक्सिंग इन जावा, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये देखो सारे नए क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है जो अभी तक इन 15-16 सालों में पूछा नहीं गया है। ये 3 क्वेश्चन आपके नए मिले हैं, अभी ऊपर 2 देख चुके हैं, एक ये है। तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को ही ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग कहते हैं, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। अब मैं इसकी डेफिनेशन दिखाई दे रहा हूं आपको। ये देखिए बच्चों, ये खाली बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कहें या ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग कहें, दोनों चीजें सेम है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसमें बॉक्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू है, प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू है, जैसे ये आपका एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू है, एक नंबर है, तो ये इंटीजर भी हो सकती थी, फ्लोट भी हो सकती थी, डबल भी हो सकती थी, लॉन्ग भी हो सकती थी, ऐसे कोई कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, ठीक ना। तो कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को उसकी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ध्यान देना, प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, आपका
बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है। और इसका अपोजिट कि कोई रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यू है और उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको आपका ऑटो अनबॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग खाली कहते हैं। तो यहां पे एग्जांपल लिया गया है, एक बार पढ़ दे रहा हूं मैं। कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना आपका बॉक्सिंग कहलाता है। एग्जांपल, अब रैपर क्लास क्या है, देखो इंटीजर का आई बड़ा कर दिया और पूरा इंटीजर लिख दिया, ये इसकी रैपर क्लास है। और क्लास के आगे कुछ भी लिखते हो वो उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका ओबीजे नाम से ही मान लीजिए बना लिया गया। अब इसमें कोई प्रिमिटिव वैल्यू को कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे इंटीजर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और ये लास्ट वाला जो इंटीजर है क्या है, ये इस रैपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको याद होगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और फिर गोल वाले ब्रैकेट में अगर उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहीं पर वैल्यू भेजी जाती थी। तो यहाँ पर इस इंटीजर नाम की रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू पहुंच जाए तो ये वैल्यू ऐसे कन्वर्ट कराने के लिए तरीका दिया गया है। तो आपने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, वो इसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर फ्लोट वैल्यू होती तो यहाँ पे फ्लोट का एफ बड़ा हो जाता, फ्लोट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, और फिर यहाँ पे पॉइंट वाली कोई वैल्यू लिख देते। तो ये क्या, इंटीजर वैल्यू यानी प्रिमिटिव वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही आपका ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग कहलाता है। और इसका अपोजिट यहाँ पे किया जा रहा है कि मान लीजिए ये वैल्यू ओबीजे के अंदर चली गई, अब इसको फिर से हमें इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैंने अलग से नहीं दिया है, हमने उसी ओबीजे को ही यूज कर लिया है कि ओबीजे में ये वैल्यू गई है और उसी को हमने, ये एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन, इसके अलावा भी आपका फंक्शन होता है जिससे ये हम कन्वर्ट करा सकते हैं। एक और ये फंक्शन था तो छोटा था, तो मैंने यही दे दिया। आईएनटी यानी इंटीजर ओबीजे डॉट आईएनटी वैल्यू, आईएनटी वैल्यू लिखने से ओबीजे में जो भी वैल्यू ये हमारी स्टोर हो गई थी उसको निकाल के हम इंटीजर डेटा टाइप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आई में स्टोर हो जा रही है और फिर आउटपुट आपका ये इंटीजर वैल्यू के रूप में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग दोनों बता दिया, ठीक है, और एग्जांपल भी आपको दे दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ इन जावा। तो आपको बताया गया है कि ये जिसमें गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है यानी कि खाली लेंथ लिखें, तो ये किसके लिए यूज होता है, कोई बच्चा बताए? ये एरे। हाँ, जो सिंपल लेंथ होता है ये एरे के लिए यूज होता है, एरे। और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है ये, एलिमेंट मतलब कैरेक्टर वैल्यू है तो कैरेक्टर्स काउंट कर लेगा, इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर काउंट कर लेगा। ये एरे के लिए, क्योंकि एरे सारे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कैरेक्टर एरे भी होता है, इंटीजर एरे भी होता है और आपका स्ट्रिंग एरे भी होता है। तो जहां कहीं एरे है वहां पे ये लेंथ यूज होगा। और ये वाला लेंथ स्ट्रिंग, हाँ String. ये स्ट्रिंग के लिए स्पेशली यूज होता है, और एरे स्ट्रिंग नहीं, खाली स्ट्रिंग। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कराता है। तो इसको भी मैंने, वो जो थ्योरी वाली वीडियो है उनको देखिएगा, इसको भी मैंने उसमें बता दिया है आपको, और भी इसके जो पॉइंट हो सकते थे वो बता दिए हैं। उसके बाद जो है फिर आपका नेक्स्ट है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बताया है कि व्हेन वी मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जब एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आपने यहां लिखा क्लास और कोई XYZ नाम से आपने ये क्लास बना ली, और उसके बाद यहाँ पे कोई इसका डेटा टाइप है, मान लीजिए INT A। अब पहला कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर A इज इक्वल टू 5 दे दिया या 0 दे दिया, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फिक्स वैल्यू डाली जाती है। और एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया XYZ, और इसको पैरामीटराइज मान लीजिए बना दिया, INT P ले लिया। अब ये P में जो वैल्यू आई है वो A को प्रोवाइड करनी है, तो ये A इज इक्वल टू P हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना, बस यहीं पे क्लास को बंद कर देना है। तो
तो ये पूरा एग्जांपल आपने दे दिया, ऊपर आपने डेफिनेशन बता दी कि व्हेन वी मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। तो ये आपका, वैसे तो हमने यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, लेकिन ओवरलोडिंग डेफिनेशन क्या होती है कि नाम सेम रहते हैं, बस उसकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है। तो हम चाहें तो जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट बनाए, हम यहाँ पे मान लीजिए 2 वैल्यू भेज दें तो उसके हिसाब से हमें एग्जाम्पल भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये चेंज होना चाहिए पैरामीटर लिस्ट। तो ये चेंज है हमारी, और एक से अधिक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बने हुए हैं, इसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये भी बच्चों नया क्वेश्चन था, एक बार खाली पूछा गया है, इसके अलावा दोबारा नहीं पूछा गया है। तो ये 2020 का पेपर अच्छा था। बात समझ में आ गई सब बच्चों को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की? यस सर। और Yes, sir. हाँ, इसके नीचे कुछ करना नहीं, बस क्लास बंद कर दीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है। तो इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट या इंक्लूड एनी पैकेज इन आवर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में किसी भी पैकेज को इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। और एग्जांपल में दिखा दीजिए, इंपोर्ट और यहां पे java.util लिख दिया आपने, ठीक है। और ये जैसे डॉट स्टार साइन लगाएं तो जरूरी नहीं यहां पे लगाएं, क्योंकि हम तो खाली इंपोर्ट बताना चाहते हैं, तो यहीं पे सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, और या पूरी लाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंपोर्ट की डेफिनेशन भी आपकी प्रॉपर, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी पेपर उठा के देखिएगा और बस ये थ्योरी लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं सर इंपोर्ट। हाँ, तो इंपोर्ट मैंने बच्चों बता दिया आपको कि इंपोर्ट से क्या है, किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। और उसके नीचे एक एग्जांपल दे दीजिए। उसके बाद है आपका व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप, गिव एन एग्जांपल। तो द लूप विच नेवर टर्मिनेट, कोई लूप जो टर्मिनेट ही ना हो, वो आपका इनफाइनाइट लूप हो गया। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5 और i माइनस माइनस दे दिया बच्चों, और यहां पे SOPLN i प्रिंट करा दिया आपने। तो ये क्या होगा, i 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक पहुंचेगा, तो 4 तक तो चलना चाहिए, और 5 पे पहुंचने पर लूप फॉल्स हो जाना चाहिए। तो 1 से 5 की ओर जाने के लिए i को प्लस प्लस होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया है। तो i में 1 है, 1 5 से छोटा है, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस माइनस होकर तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 भी 5 से छोटा है, प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस माइनस होकर -1 हो जाएगा, वो भी 5 से छोटा है, प्रिंट हो जाएगा। तो ये चलता ही जाएगा आपका। तो इसी को हम लोग इनफाइनाइट लूप कह सकते हैं। और भी एग्जांपल हमने आप लोगों को बताए हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट जावा एक्सप्रेशन, ये फ्री का नंबर देता है आपका, हमने कई बार बताया है। तो यहाँ अंडर रूट है, तो यहाँ पे math.sqrt लग जाएगा, math.sqrt। उसके बाद जो है b स्क्वायर है, तो स्क्वायर तक की बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि आप सीधे b इंटू बी कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है स्क्वायर के लिए। अगर आप चाहें तो मैं डॉट पावर भी लगा सकते हैं। तो अगर स्क्वायर ना होकर पावर 3, पावर 4, पावर 10 ऐसे करके कुछ है, तब तो मैं डॉट पावर ही लगाइएगा, फिर तो b इंटू बी करना गलत होगा। फिर उसके बाद माइनस, और आपका जो है 4 इंटू, जब वेरिएबल्स या उनके बीच में कोई साइन नहीं लगा होता तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं, तो यानी 4 इंटू ए इंटू ए, और उसके बाद ये पूरा होल ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये आपका जावा एक्सप्रेशन। So into C. हाँ, A into हाँ, एक मिनट मैं सही कर दे रहा हूँ, 4 इंटू सी। तो इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही लिखना होता है आपका इसमें। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि प्लस प्लस ऑपरेटर माइनस माइनस ऑपरेटर के बिना पेपर ही नहीं बनता है, ये समझ लीजिए। तो आपको जितनी भी हमने डेटा आपको दिया है उसमें इसकी डिटेल पे पूरा फोकस कीजिएगा कि ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं, ये गलत ना हो आपसे।
तो यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस ऐसा करके दिया है, तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू 7 है तो मैंने 7 रखा प्लस, और जहां पे इक्वल साइन स्टार्ट होता है वहां पे गोल वाला ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग, और फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है x प्लस प्लस, तो पोस्ट का मतलब वहां वैल्यू चेंज ना हो तो यहाँ 7 ही रहेगा, फिर प्लस, और ये खाली x लिखा है तो यहाँ पर ये वैल्यू 7 तो यहाँ रही लेकिन चेंज तो करेगी ही, प्लस प्लस का मतलब 8 बनाएगा ही बनाएगा, तो 8 कहाँ जाएगा, अगले स्टेप पे जाएगा, तो अगला स्टेप आपका ये 28. तो ये आपका, हाँ वेरी गुड, तो ये आपका 8 यहाँ पहुंच गया। उसके बाद फिर ये प्लस प्लस y है, तो y ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो तुरंत चेंज कर देगा, तो y की वैल्यू 5 है तो प्लस प्लस करके 6 कर देगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आपका पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप तो 8 और 6 कितना हो गया आपका, या 8 और 7 कितना हो गया आपका 16, और 16 और 6 कितना हो गया बच्चों आपका, So direct 20. हाँ टोटल कितना आया 28. 28, तो इसका आउटपुट 28. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो बोल दीजिएगा तो मैं उसको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग का, बच्चों याद रखिएगा स्ट्रिंग का प्रोग्राम भले ही ना आए इस साल, लेकिन आपका स्ट्रिंग के आउटपुट जरूर आएंगे, उस स्ट्रिंग गायब नहीं है, आउटपुट पूरे कैरेक्टर फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके रखिएगा। मैंने हमेशा बताया कि स्ट्रिंग का कोई आउटपुट आए तुरंत पहले इंडेक्स नंबर डाल दीजिए रफली, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ही नंबर गए हैं, अभी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहां पर कहा गया है ये अर्थ तो मैसेज के रूप में प्रिंट करा दिया गया है, और s डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो s1 डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो 4 का मतलब 4 एक ही इंडेक्स नंबर जब सबस्ट्रिंग में दिया जाता है तो यानी वहां से आखिरी तक पूरा तोड़ दे, तो 4 पे देखो क्या है 1 2 0 1 2 3 4, 4 पे बच्चों स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस से इज ब्यूटीफुल ये पूरा आ जाएगा, इज ब्यूटीफुल, और ये पहले क्या प्रिंट हो रहा है, अर्थ प्रिंट हो रहा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, Earth is beautiful. Earth is beautiful. बहुत अच्छा, अर्थ और स्पेस साथ में है, इज ब्यूटीफुल ये आ जाएगा। फिर उसके बाद s1 डॉट एंड्स विद का मतलब जो भी चीज इसमें दी गई गोल वाले ब्रैकेट में क्या वो उस स्ट्रिंग की लास्ट चीज है, तो यहाँ पे L अपर केस में दिया गया है, हाँ अपर केस में ये L दिया गया है, हाँ बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छी बात, तो यहाँ पे भी L है लेकिन अपर केस लोअर केस कंप्यूटर की नजरों में अलग अलग होता है, तो ये चीज इस L से इस स्ट्रिंग का एंड नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ट्रू फॉल्स ही देता है, तो यहाँ पर ये क्योंकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स दे देगा। बहुत अच्छा, आप देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कई कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं क्योंकि ये ग्रुप पे भी बच्चे डिस्कस कर रहे थे जब पेपर चल रहा था आप लोगों का। यहाँ पे ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जो डबल कोट्स में चीजें दी जाती हैं बच्चों वो प्रिंट हो जाती हैं, तो यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है अ पिक्चर इज वर्थ, इतना तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये /t लगा है बच्चों, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, एक कैरेक्टर नहीं मतलब 6 कैरेक्टर तक का स्पेस देता है ना, तो इतना लगभग छोड़ दिया मान लीजिए हमने यहाँ तक। और उसके बाद अब यहाँ पे बच्चों ये आपका एक अलग से स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि सिंगल स्लैश के साथ में कोई भी चीज यहाँ लिख दी जाती है तो वो चीज अगर वो प्रिंट नहीं होती थी तो वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो कि ये SOPLN में जो मैसेज लिखा है इसमें डबल कोट्स नहीं प्रिंट होता है, जो भी चीजें ये हैं ये अंदर जो दी गई डबल कोट्स के वो वही प्रिंट होंगी। तो कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट होके नहीं आते हैं, अगर उनको भी प्रिंट कराना है तो ये तरीका है कि स्लैश और वो कैरेक्टर जो प्रिंट होके नहीं आता है वो यहाँ दे दीजिए। जैसे डबल इन कोट्स ये प्रिंट नहीं होता है, सिंगल कोट्स भी प्रिंट नहीं होता है, तो इनको आप प्रिंट कराना चाहते हैं, या और भी 1-2 कैरेक्टर हैं जो प्रिंट नहीं होते, लाइन चेंज प्रिंट नहीं होता है,
तो आप उनको प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आपने स्लैश लिखा, डबल कोट्स लिखा और फिर मान लीजिए यहाँ पर आपने राम लिख दिया। ठीक है, हम चाहते हैं राम जो है डबल कोट्स के अंदर आए, डबल कोट्स भी प्रिंट हो जाए, और फिर आपने स्लैश लगाया और डबल कोट्स बंद कर दिया। तो क्या होगा, ऐसे करने से ये राम जो है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा ऐसे। और जो ये स्टार्टिंग में डबल कोट्स लगा है और एंडिंग में डबल कोट्स लगा है, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये होल स्ट्रिंग को या होल मैसेज को आपका डिटरमाइन कर रहा है। तो इस डबल कोट से कोई लेना देना नहीं। बीच का कोई भी पार्ट आपको डबल कोट्स के अंदर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस उसके स्टार्टिंग में स्लैश डबल कोट्स और एंडिंग में स्लैश डबल कोट्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों कि ये स्लैश टी से स्पेस आ जाएगा 6 कैरेक्टर का कम से कम। तो उसके बाद देखो 1000 वर्ड्स, तो आ के पहले स्लैश डबल कोट्स लिखा है और वर्ड्स के बाद स्लैश डबल कोट्स लिखा है, इसका मतलब ये पूरा डबल कोट्स के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगा दिया 1000। अच्छा, यहाँ पे गलती आपसे ये ना हो कि अगर डॉट भी है इसमें, जैसे वर्ड्स के बाद डॉट लगा है तो आपको लगाना है बच्चों, और फिर डॉट के बाद में ये डबल कोट्स बंद होगा अपने आप। तो देखो ये डबल कोट्स यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो डबल कोट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा डॉट्स के बाद, और ये बीच में स्लैश टी से स्पेस आ गया। ये एक कैरेक्टर से ज्यादा देना है, मतलब जैसे ये एक स्पेस है ऐसा ना दिखाई पड़े, थोड़ा ज्यादा 6 कैरेक्टर का, तो कोई गिनने की जरूरत नहीं, बस ऐसे दे दीजिए आप। बात समझ में आ गई? हाँ, यस सर। वेरी गुड। आप चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर एक बार फिर से समझा देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या नाम है बेटा? सर महक। हाँ बेटा, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डबल कोट्स के अंदर जो भी चीजें लिख दी जाती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। तो ये चीज मालूम है आपको? यस सर। एज अ मैसेज प्रिंट हो जाती हैं। अब कहा जा रहा है कि किसी मान लीजिए मैसेज में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम अलग से डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि डबल कोट्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर में आता है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर यानी वो प्रिंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये अगर एक डबल कोट्स स्टार्ट किया था और एक बंद किया था तो ये पूरा मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाता, लेकिन ये डबल कोट्स नहीं प्रिंट होता क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। और आप चाहते हो ये डबल कोट्स भी प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए तरीका बताया गया कि स्लैश के साथ में अगर डबल कोट्स लिख दीजिए और फिर वो वर्ड जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल कोट्स लगाना चाहते हैं। तो जैसे हम राम को डबल कोट्स में रखना चाहते हैं तो हमने राम से पहले स्लैश डबल कोट्स दे दिया और राम के बाद में स्लैश डबल कोट्स दे दिया। तो क्या होगा, जब ये प्रिंट आउट होगा तो स्लैश तो कभी प्रिंट ही नहीं होता है, तो ये डबल कोट्स ही प्रिंट हो जाएंगे आपके। ये प्रिंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये ए से पहले स्लैश डबल कोट्स लगाया गया और वर्ड्स के बाद में स्लैश डबल कोट्स लगाया गया। इसका मतलब डबल कोट्स यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट आउट में, और अदरवाइज नहीं आता अगर इस स्लैश के वाला तरीका ना यूज किया जाता। अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि राम के आगे पीछे हम ये चाहते हैं ऐसे, ये राम ऐसे प्रिंट हो जाए, ये स्लैश लग जाए राम के आगे। तो बच्चों सोच के बताओ क्या करना पड़ेगा। हम चाहते हैं आउटपुट ये आए, ये आउटपुट चाहते हैं कि राम से, जैसे डबल कोट्स राम से पहले आ गया ना और लास्ट में डबल कोट्स आ गया, ये आउटपुट आया ना आपका, ऐसे हम चाहते हैं ये आउटपुट आए। तो हम SOPLN में यहाँ पे क्या करेंगे, कोई गेस? सर डबल कोट्स हटा दें? नहीं, हम खाली इसका ही आउटपुट। सर स्लैश के पहले और स्लैश के बाद, सर स्लैश के पहले वाले स्लैश के पहले लगाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद एक। देखो अब कहने का सेंस ये है क्योंकि ये स्लैश भी प्रिंट नहीं होता ना, तो इसको भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहा जाता है और हमने यहाँ आउटपुट कहा है ऐसा आ जाए। तो आप क्या करो कि डबल कोट्स स्टार्ट किया, ये तो मेजर डबल कोट्स है, स्टार्टिंग एंडिंग इसको कोई मतलब नहीं होता, ये तो लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद राम को प्रिंट करना है, तो राम को आपने ऐसे प्रिंट किया, राम, ये राम लिखा। अब राम से पहले जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उसको स्लैश के साथ लिखना होता है, ध्यान रखना। जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे डबल कोट्स प्रिंट करना था तो स्लैश के साथ लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है,
यहाँ पे तो स्लैश ही प्रिंट करना है, इसका मतलब 2 स्लैश लगाना है, 2 स्लैश। तो एक पहला वाला स्लैश तो वो ये वाला स्लैश है, और दूसरा वाला स्लैश आप प्रिंट कराना चाहते हो तो ये एक और स्लैश हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर इस तरीके, और फिर डबल कोट्स बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, ये पहला वाला स्लैश इधर साइड का और पहला वाला स्लैश इधर साइड का, ये प्रिंट नहीं होगा, इसके बाद जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंगल सिंगल स्लैश आ जाएंगे, और ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, लेकिन हमने ऐसे प्रिंट करा दिया। आया समझ में? यस सर। हाँ यस ठीक, सर। बहुत अच्छा। इसके बाद जो है, अब देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। आउटपुट में ये पूछा गया है कितनी बार लूप चल रहा है और आउटपुट क्या आ जाएगा। तो इसको रफ वर्क में आप पूरा ये ऐसे लाइन खींच के इधर रफ वर्क लिख दिया, और यहाँ पे कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं आप। तो अब मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। तो नॉर्मली हमने क्या बताया आपको कि आप जो भी वेरिएबल यूज किया गया उसको लिख लीजिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख लिया के लिख लिया, और क्या आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पे कोई बच्चा बताए कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किए गए हैं, तो लूप के अंदर क्या क्या है, कोई बच्चा बताए कौन कौन सी लाइन लूप के अंदर है। सर कंटिन्यू तक। यस, अगर सर ओनली इफ कंडीशन। ना ना ना, आप समझो, देखो जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वो लूप का हो और चाहे वो इफ कंडीशन हो, तो जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं अगर उनका कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं किया है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही लाइन कंप्यूटर मानता है। तो आप सोचो, फॉर लूप एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें कंडीशन लगी है और इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट नहीं ओपन है, तो ये एक लाइन मानेगा अपने अंदर। तो एक लाइन मानने के लिए कौन सी मानेगा, इफ वाली लाइन। तो जब इफ वाली लाइन मानेगा तो इफ वाली लाइन हमने मान लिया, लेकिन इफ लाइन भी तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है ना बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब इसका भी तो कर्ली ब्रैकेट खुलना चाहिए। अगर इसका कर्ली ब्रैकेट नहीं खोलोगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा, इसके अंदर क्या है, एक लाइन है कोई। तो एक लाइन कौन है, जो इसके जस्ट बाद लिखी है, चाहे सामने लिखी हो तब भी वो इसी की एक लाइन मानी जाएगी, चाहे नीचे लिखी हो। तो कंटिन्यू इफ के अंदर है, तो इसका मतलब इस लूप से रेफरेंस मिला इफ को, और इफ से रेफरेंस मिला कंटिन्यू को, और फिर इसके बाद कोई कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब यहीं से लूप वापस ऊपर चला जाएगा। ये है बच्चों इसका मतलब, यानी कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिखा है, ये ना इफ कंडीशन में है और ना ही लूप में है। अगर हम इसके प्रॉपर ब्रैकेट लगाते तो ऐसे लगाते बच्चों, प्रॉपर ब्रैकेट लगाते तो ऐसे लगाते, ये होता, ठीक है। और ये आपका बाहर है, और अगर ये ब्रैकेट हटाना चाहे तो जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है तो वैसा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 ये के में 5 है। अब फर्स्ट टाइम मान लीजिए इसको हम चला रहे हैं, तो 5 इज लेस देन 20, कंडीशन 2 नीचे आ गया। अब 5 6 से डिवाइड कराओगे तो सर लूप 3 टाइम्स चलेगा। 5, हाँ अभी हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि इसीलिए नंबरिंग डालते हैं हम। तो 5 6 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोई बच्चा बताए, कई बार पढ़ाया गया है। 5। यस, जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से मॉड साइन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही बन जाता है। और क्वोशंट क्या आएगा, अगर क्वोशंट स्लैश का साइन लगा दें तो क्वोशंट क्या आएगा, 0। यस, छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड कराओगे तो क्वोशंट सदैव 0 आएगा, ऑलवेज 0, और रिमाइंडर हमेशा वही छोटा नंबर बन जाता है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 5 0 के बराबर है नहीं है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो आप आ गए इस ब्रैकेट पे। और ये ब्रैकेट नहीं है, इंटरनली ये काम ऐसे ही करेगा, मैंने ब्रैकेट लगा के चला रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, वरना ब्रैकेट की जरूरत नहीं, बस यहीं से ये वापस चला जाएगा इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर उसके बाद अब 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 20 से छोटा है। अच्छा हाँ, अब ये पहली बार कंडीशन ट्रू हो चुकी थी, अब दूसरी बार आए, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये के की वैल्यू इस समय कितनी, प्लस प्लस होने से कितनी हो गई, 12 हो गई है। पहली बार जब अंदर आया और दोबारा ऊपर गया तो 12 हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे सेकंड टाइम चलाने जा रहे हैं, 12 भी छोटा है 20 से, फिर नीचे आए, अब 12 6 से डिवाइड करोगे तो 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 0 0 से मैच कर गया। तो कंटिन्यू का मतलब यहां से कर्सर ऊपर जाए, यहां से कर्सर अपडेशन पार्ट पे चला जाए। फॉर लूप में ऐसा होता है, और अगर वाइल डू वाइल होता तो सीधे कंडीशन पे ही जाता, अपडेशन से कोई मतलब नहीं उसको। तो यहां फिर से आए,
अब आपका ये 12 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा। तो यानी सेकेंड टाइम पर ये 19 वैल्यू हो गई। अब यहां पे 19 लिख दिया मैंने। अब ये थर्ड टाइम में चलाने जा रहा हूं। अब ये 19 6 से डिवाइड कराओगे तो जरा रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? 19 6 से डिवाइड कराओगे 6 3 जा 18, तो 19 - 18 1 रिमाइंडर बचेगा ना बच्चों। तो 1 0 के बराबर Yes, है। sir. हाँ 1 0 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई और ये बाहर वाले ब्रैकेट से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो आप मन में ही सोचियो कि बस ये अपने आप चला जाएगा ऊपर। ठीक है। अब आपका ये 19 + 7 अब कितना हो गया आपका? 19 + 7 26 हो गया। तो थर्ड टाइम पर ये 26 हो गया। उसके बाद फिर अब यहां है 26 इज लेस देन 20 इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स। आप अब पूरा लूप से बाहर आए तो अब आप SOP-LN पे आ गए और यहाँ K प्रिंट हो रहा है। तो K आपका क्या प्रिंट करेगा? 26, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो चला। कंडीशन चेक करने का मतलब लूप चला या रन हुआ नहीं माना जाता है। कंडीशन ट्रू होने पर लूप चला या रन हुआ माना जाता है। तो ये ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब यहां से बाहर आ गए। तो हमारा कितने बार आपका लूप चला? 3 टाइम्स चला। तो आउटपुट में आपका K की वैल्यू 26 आ जाएगी। ये आपका आउटपुट है। और यहां पर दूसरा है कि ये 3 टाइम्स रन हुआ। इसको प्रॉपर वे में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। सर जब k = 5 होगा तो उसको भी तो काउंट करेंगे, तो 4 टाइम्स चलेगा लूप। अच्छा एक बार फिर से देख लो, बहुत जल्दी में चला देते हैं। देखो 5 20 से हमें इन वैल्यूज से मतलब नहीं है। हमें जब लूप के कंडीशन के अंदर आएंगे तब हमें उससे मतलब है। हमें ये K की वैल्यू कोई भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखो 5 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया जिसका मतलब फर्स्ट टाइम चला। ये फर्स्ट टाइम चला। अब फिर ऊपर चला गया तो अब 5 + 7 आपका 12 हो गया। तो अगर हम ये ना भी लिखें, बस ये तो आउटपुट निकालने के लिए लिख रहे थे, लेकिन अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो अभी एक ही बार चला ना। अब आपका 5 + 7 12 हो गया। अब 12 भी छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये दूसरी बार चल रहा है, सेकेंड टाइम चला। ये वैल्यू कुछ भी हो गई हो लेकिन ये अभी सेकेंड टाइम चल रहा है। फिर लूप ऊपर गया। अब 12 + 7 किया तो आपका कितना आ गया? 19 12 + 7 हाँ 19 हो गया। तो 19 20 से छोटा है तो फिर एक बार चल गया बच्चों, फिर एक बार चल गया। तो ये थर्ड टाइम चला। अब उसके बाद 19 + 7 जब किया तो 26 हो गया। तो अब ये फोर्थ टाइम जब कंडीशन पे पहुंचा 26 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये फोर्थ टाइम थोड़ी नहीं गिनेंगे। तो कंडीशन 26 पे कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गए। तो ये वैल्यू ना देखिए, कंडीशन ट्रू होने पर अंदर आए इसको कहेंगे कि ये रन हुआ। आई बात समझ में? यस सर। 26 पे तो लूप फॉल्स हो गया ना, तो इसलिए आप उसको नहीं मानेंगे कि वो रन हुआ है। ये चीज है। उसके बाद बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं उनका रिटर्न टाइप और वो क्या काम करते हैं आपको क्वेश्चन 2 से 4 नंबर में मिलना ही मिलना है, याद रखिएगा। राइट जावा राइट द व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय फॉलोइंग लाइब्रेरी मेथड्स। तो जितने भी कैरेक्टर के फंक्शन है वो इज से अगर स्टार्ट हुए तो क्या रिटर्न होता है बच्चों? बूलियन रिजल्ट। तो ये बूलियन वैल्यू हो जाएगी इसकी। और कंपेयर हो या कंपेयर टू हो, सॉरी हाँ हाँ बच्चों यहाँ पे भी कंफ्यूज ना होइएगा। हमने जो क्लासेस में पढ़ाया है उसमें सिर्फ कंपेयर पढ़ाया है और इक्वल पढ़ाया है, सॉरी इक्वल्स। तो इक्वल्स का एक और फॉर्म था इक्वल्स इग्नोर केस। तो ऐसे ही आपका ये लेटेस्ट ऐड हुआ है कि कंपेयर टू के साथ में कंपेयर टू इग्नोर केस भी आपका फंक्शन है जो केसेस पे ध्यान नहीं देता, यानी छोटा बड़ा ध्यान नहीं देगा।
केसेस पे ध्यान नहीं देता है। वो आर को, जैसे ये आर है और ये आर है, इसको सेम मानेगा अगर इग्नोर केस लगा दिया। अगर इग्नोर केस नहीं लगाया, खाली कंपेयर टू लिखा, तो ये आर अलग है और ये आर अलग है, ऐसे मानेगा। तो यहां पर अगर आउटपुट आ जाए बच्चों, जैसे मैं एक आउटपुट डिस्कस करे ले रहा हूं छोटा सा, तो ये फिलहाल ये कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? कोई बच्चा सोच सकता है, बता सकता है कंपेयर टू कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? सर इंटीजर। इंटीजर। जिसने प्रैक्टिकल, हाँ, जिसने प्रैक्टिकल किया है वो बता सकता है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा आउटपुट बता दें कि मान लीजिए यहां पर हमने राम अपर केस में लिखा, ठीक है, और यहां पर डॉट कंपेयर टू और साथ में इग्नोर केस भी लगा दिया। इग्नोर, सर पूरा इंटीजर लिखेंगे सिर्फ आईएनटी? आईएनटी लिख दीजिए, इंटीजर रैपर क्लास हो जाएगी। सही कह रहे हो, आईएनटी लिखेंगे, इंटीजर नहीं लिखेंगे, आईएनटी। अगर लिख भी देंगे तो हम इसी बता रहे हैं ना कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अंडरस्टेबल है, लेकिन आईएनटी लिखो ज्यादा बेटर है। और यहां पे हमने केस लिख दिया, केस। अब बच्चों क्या होगा कि हाँ, केस के अंदर हमें वैल्यू भी देनी होगी, और यहां केस के अंदर डबल कोट्स में हमने फिर से राम लिखा, लेकिन स्मॉल में लिख दिया। अब बच्चों बताओ यहां पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, जिसको भी आता है कंपेयर टू का यूज? इग्नोर केस लगा रखा है सर जीरो। बिल्कुल सही। इसके हिसाब से यहां पर 0 आएगा, क्योंकि कंप्यूटर इसको अलग मानेगा ही नहीं। अगर यहीं पे टू इग्नोर केस ना लगा होता तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? कैपिटल ए 65 होता है और ये 97 होता है। कितना डिफरेंस होता है? 32 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब सोचो अगर ये मान लीजिए इग्नोर केस ना लगाया होता और राम राम यहाँ पे मैच किए जाते हैं, ये अपर केस में राम है, ये स्मॉल लेटर में राम है, तो यहाँ पे 32 तो आता, ये पक्का है, क्योंकि आर ये अपर केस है और ये लोअर केस है, तो इसको अलग मानता, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 32 निकलता। अब 32 पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये बताइए कोई बच्चा? सर नेगेटिव। नेगेटिव आता है, क्योंकि कैपिटल आर का स्काई कोड छोटा होता है स्मॉल आर से, तो पहले वाले पे ध्यान देना होता है। पहले वाला अगर छोटा है दूसरे वाले के स्काई कोड से तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, और पहले वाले का स्काई कोड अगर बड़ा है, जैसे कि ये स्मॉल वाला राम इधर कर दें और कैपिटल वाला राम इधर कर दें, तो +32 आएगा। तो ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये भी एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े? यस सर। यहाँ पे रीराइट यानी कि कन्वर्ट करने वाला, इफ एल्सिफ को टर्नरी ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्सिफ में, इफ एल्सिफ को इफ एल्सिफ में नहीं, इफ एल्स में, और इफ एल्सिफ को स्विच केस में, और स्विच केस को इफ एल्सिफ में, या वाइल को डू वाइल में, डू वाइल को फॉर में, फॉर को वाइल में। ये 3 कन्वर्जन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? एंड और है, उसके हिसाब से करना है। तो आपको मालूम है एंड का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, और का मतलब होता है कोई एक ट्रू हो जाए। अब ये जहां कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट आए बच्चों, ये बिल्कुल पक्का याद रखना कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कर्ली ब्रैकेट से। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए ना, नहीं लगा है, तो क्या मानोगे इसको? ये इस इफ के अंदर ये इफ है, या ये अलग है, ये अलग है, क्या मानोगे? अलग है सर, उसके अंदर है। तो उसके अंदर है। यस, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो एक लाइन तो मानेगा ना ये अपने अंदर, तो अपने अंदर एक लाइन मानेगा, तो ये वाली लाइन मानेगा अपने अंदर। और अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो ये भी अपने अंदर एक लाइन मानेगा, तो ये यानी कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो ये कर्ली ब्रैकेट ये लगेगा, फिर ये लगेगा, और फिर
यहाँ पे बंद होगा और ये ऊपर वाला यहाँ बंद हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीका है। तो देखो अब यहाँ पे पक्का क्या हुआ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तभी आप दूसरी कंडीशन चेक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आए। अब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 8 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आए और x प्लस y हो जाए, तो यानी 10 प्लस 8 यानी 18 आ जाए। ये इस तरीके से चल रहा है। अब ये कह रहे हैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर से लिखो, यानी एंड या और लगा के लिखो। तो बच्चों यहाँ पर एक साथ में दोनों कंडीशन आ जानी है। x इज ग्रेटर देन, लगेगा। हाँ मैं वही पूछने वाला था, ये x इज ग्रेटर देन 5 और फिर यहाँ एंड या और फिर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5, सॉरी y ये है। तो यहाँ पर हम एंड लगाएं या और लगाएं? एंड हाँ and. एंड, बिल्कुल एंड ऑपरेटर ही यूज होगा, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई बच्चों तो ध्यान रखना दूसरी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट वाला जो लॉजिक है उसके हिसाब से अगर पहली कंडीशन यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम अगर 4 कर दें 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये सीधे सीधे बाहर चला जाएगा, फिर ये अंदर आएगा ही नहीं। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चल जाए, और एंड का मतलब दोनों ही चलेंगी तभी। तो यहाँ पर ये एंड होगा, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। जितना समझाना था हमने बता दिया। आप किसी को लगता हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से, तो फिर से बता दूं। ठीक है बच्चों? सर हाँ यस सर x इज ग्रेटर देन 5 को ब्रैकेट लिखना जरूरी है अंदर? नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। आपका जो है जो आपका क्वेश्चन आया वो तो ऐसे आया है, तो इसके हिसाब से आप खुद ही समझो कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आप कहाँ जाओगे? तो आप बाहर जाओगे, तो ये एसओपीएलएन पे थोड़ी चले आओगे, क्योंकि एसओपीएलएन किसके अंदर है? वो तो ये अंदर वाली इफ के अंदर है। तो आप बाहर जाओगे तो बिल्कुल बाहर जाओगे। फिलहाल फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर ना समझ में आया हो। शर्माइए नहीं, बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर पूछना था कि सर जैसे आपने इसके अंदर मतलब उसके बाद से आपने x ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन y लिखा है ना सर, तो उसमें ब्रैकेट दोनों में जरूरी है या नॉर्मल x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन y लिख सकते थे? देखो ब्रैकेट में हाँ, इसमें आपको ये कहा गया है कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में ब्रैकेट लगता है। ध्यान देना, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में ब्रैकेट लगता है, लेकिन अगर उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं उसमें अगर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ऑप्शनल है। यानी कि अगर हम चाहें तो ये ऊपर वाले का खोलें और लास्ट में ये बंद कर दें, अंदर वाले का ओपन क्लोज करें ना। सर ये वाला ब्रेसेस नहीं, हाँ इसके अंदर वाला। सर मैं सिर्फ इसमें पूछ रही हूँ सर, जो इफ वाली कंडीशन है सर, इफ वाली कंडीशन। हाँ दोनों इफ है। सर कौन जो सी आपने if? कंडीशन लिखी है इफ में, ये सर इधर सर जो आपने सॉल्यूशन लिखा है इसमें सर इफ जो है हाँ सर, तो इसमें आपने मतलब डबल ब्रैकेट्स लगाए ना सर, इफ का ब्रैकेट खोला है, फिर सर ब्रैकेट खोल के x इज ग्रेटर देन 5 लिखा है अच्छा सर, तो वो पूछने वो ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने खाली सेपरेट करने के लिए अपनी जैसे नहीं कहा Yes, जाता, sir. अपनी बात को और मजबूत रखने के लिए, मजबूती देने के लिए हम लोग थोड़ा सा तेज आवाज में बोल देते हैं, तो इसका मतलब अपनी बात को बहुत मजबूती दे रहे हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट को और गौर कराने के लिए कि हम देखो समझ रहे हैं हर चीज को कि दो अलग अलग कंडीशन है तो उनको अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया। तो आप कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर दे रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा। यस सर, बस यही पूछना था। हाँ। थैंक यू सर। और इसका भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हैं और वरना कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ स्विच के। देखिए अभी हम बोल रहे थे, मैंने इसको देखा भी नहीं था। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो आपको दिए हैं उनमें मिलेंगे क्वेश्चन, और बाकी जो बुकलेट दी है थ्योरी वाली उसमें तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे आपको। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको खाली स्विच केस का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। आप जान रहे हो यहाँ पर कि इफ से पहले कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब हमें सीधे स्विच से स्टार्ट करना है, क्योंकि इफ से पहले कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप का कुछ नहीं है। तो आप सीधे स्विच से स्टार्ट करो। यहाँ लिखा आपने स्विच,
और जो भी यहाँ वेरिएबल यूज किया जा रहा होता है बच्चों, कंडीशन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज किया जा रहा है वही यहाँ पे चॉइस वेरिएबल बन जाता है। और जरूरी नहीं वो CH नाम से हो, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज किया जा रहा है वही चॉइस वेरिएबल बन जाता है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सिंटेक्स के हिसाब से होता है, हमने खोल दिया। फिर यहाँ पे सिंटेक्स के हिसाब से केस होता है, तो यहाँ हमने केस लिखा, तो केस लिखने के बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी गई होती है वो केस बन जाती है बच्चों। जो भी वैल्यू लिखी गई है, तो यहाँ C वैल्यू लिखी गई ना, तो C हमारा केस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि C सिंगल कैरेक्टर है, सॉरी हाँ सिंगल कैरेक्टर, इसलिए उसको सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी है, ये याद रखिएगा। अब फिर इसमें इफ में तो बच्चों यहाँ पे आप 100% बहुत सारे बच्चे यहीं पे लुढ़क जाएंगे कि यहाँ पे और कंडीशन लगाई गई है, तो आप सोचोगे लाओ यहीं पे और कंडीशन लगाकर और वो अगला भी बड़ा वाला भी C लिख देते हैं। तो बच्चों स्विच केस में और कंडीशन नहीं लगती है। अगर केस के अंदर इफ कंडीशन लगानी हो तब तो उसके अंदर और या एंड लगा सकते हो, वरना और नहीं लगती। तो और कैसे लगेगी? इसी के नीचे केस कैपिटल C, इसको और कंडीशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, और ये अगर कंडीशन ट्रू है दोनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ पे फॉल थ्रू कंडीशन चल रही है, अगर स्मॉल C दिया है तो स्मॉल C पे आएगा और उसके अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं है तो कैपिटल C में चला जाएगा और फिर इसका ये प्रिंट करा देगा। ये फॉल थ्रू कंडीशन वाला चल रहा है यहाँ पर। तो और कंडीशन ये ऐसे लिखी जाती है स्विच केस में बच्चों। उसके बाद जब केस पूरा हो जाता है तो हमारा यहाँ पर ब्रेक लगाना स्वाभाविक है, कंपलसरी है। ये ब्रेक लग गया, फिर दूसरी कंडीशन को केस 2 बना दीजिए, और इसमें भी 2 कंडीशन है, तो H स्मॉल में और H आपका अपर केस में, इस तरीके से लगाया जाएगा बच्चों। ये अच्छा पेपर है, इसमें काफी नया कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे भी आपका SOP LN और LN अच्छा, यहाँ पे जैसे हम LN लगा दे रहे हैं अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो है वो करना है। LN है ही नहीं, यहाँ पे देख नहीं प्रिंट है खाली, तो LN नहीं लगाना है बच्चों, ध्यान रखना है। SOP और यहाँ पर हिंदी लिख दिया, अपर केस लोअर केस सब कुछ ध्यान रखो। उसके बाद अगर इफ एल्स इफ का एल्स पार्ट है तो इसका मतलब इसका डिफॉल्ट पार्ट भी होगा। तो यहां ब्रेक लगाने के बाद, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ब्रेक लगाने के बाद फिर आपको डिफॉल्ट लिखना है। और बच्चों यहीं पे अगर ये एल्स पार्ट ना होता, सिर्फ इफ एल्सिफ होता, तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट पार्ट नहीं लिखा जाता। डिफॉल्ट तभी लिखा जाएगा जब इसमें एल्स होगा। फिजिकल एजुकेशन, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। और उसके बाद स्विच केस का कर्ली ब्रैकेट जो ओपन हुआ था, एक ही ओपन होता है स्विच केस में कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में डिफॉल्ट के बाद बंद हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझ गए सब लोग। और कंडीशन आपने समझी यहां पर कि और कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, और का साइन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और एंड लगेगा नहीं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं दिया जाएगा कि यहाँ एंड लगा हो और उसको कहें स्विच केस में कन्वर्ट करो, क्योंकि एंड की सुविधा नहीं होती यहाँ पे। एंड का मतलब दोनों केस ट्रू होने चाहिए ना। तो अगर बाई चांस आ भी जाए तब भी आपको यही तरीका यूज करना है, क्योंकि चाहे ये हो और आपका जो है नीचे वाला ही प्रिंट होना है, तब भी आप ऐसे ही लिखिएगा, वैसे आएगा ही नहीं एंड में। आ गया समझ में ये? यस सर। और बच्चों किसी को Yes, हाँ कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। उसके बाद जो है चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। मैट.पाव 36 की पावर 0.5 कितना कर देगा यहाँ पर बच्चों? 6.0 कर देगा। और यहाँ पे CBRT क्यूब रूट होता है, जैसे SQRT स्क्वायर रूट होता है, ऐसे CBRT ये भी नया फंक्शन बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार आया है। तो CBRT आपका क्यूब रूट है, तो इसका कितना आ जाएगा 120 का क्यूब रूट? 5.0 आ जाएगा। और यहाँ बीच में ऐड कर देना है बच्चों, तो कितना जाएगा? 11.0। बहुत सही, ये आपका आंसर हो गया 11.0। इधर आ जाइए,
सील फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉइंट से पहले वाला जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें बढ़ा देगा एक नंबर, 1 बढ़ा देगा, चाहे पॉइंट के बाद कुछ भी दिया हो, और पॉइंट के बाद कुछ भी दिया हो उसको हटा के 0 कर देता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सील फंक्शन? 5.0 आ जाएगा प्लस। और फ्लोर फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा के 0 कर देता है, और पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ जाना चाहिए? 7.0। अब बताइए आउटपुट। 12.0। 12.0। बहुत अच्छा बच्चों, ये हो गया। फिर देखो रीराइट द टर्नरी ऑपरेटर, देखो फिर से आ गया। अब टर्नरी ऑपरेटर में बच्चों याद रखिएगा, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स याद रखो। पहले आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट इज इक्वल टू कंडीशन और फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कोलन साइन, फॉल्स, ये होता है। तो आप देखिए इसमें रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है? आर। सर आर। बहुत अच्छा, आर है। आर इज इक्वल टू कंडीशन कौन सी है? सर n1 greater than n2। n1 greater than n2। बहुत अच्छा। और कंडीशन ट्रू होने पर क्या हो रहा है? ट्रू जो है आर में स्टोर हो जाए। तो यहाँ आर इज इक्वल टू ट्रू ना लिखिएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू बच्चों लिख चुके हैं आप, खाली ट्रू लिखना है आपको। अब कंडीशन फॉल्स होने पर फॉल्स लिख देना है। ठीक है? यस। बस ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों आज आपका टाइम एक्चुअली हो चुका है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि ये वीडियो आपको मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा और ऐप पे आपका दे दी जाएगी। थैंक यू सर। ओके बच्चों। थैंक यू सर।